हाँ जी बच्चों, यूनिट 4 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 8। बेटे ये लेक्चर में 2-3 छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, तो जिन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कोसेंट्रिक करंट कैरिंग कॉइल्स। यानी दो कॉइल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक हैं, और शेप कैसी है, सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, ये इसमें करंट चल रही है तो इसका नाम प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, और इसमें करंट नहीं चल रही है तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल। क्या सारी बात क्लियर हो गई है? अब आपको बताना है। ठीक, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगी, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी? तो रूल सीधा सा है, जिसमें करंट चल रही होती है वही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल। तो देखो बेटा, आपने ये पढ़ा हुआ है यूनिट 3 चैप्टर 1 में, पढ़ा है या नहीं बताओ? कितना होता है अभी मैग्नेटिक फील्ड बताओ? कॉइल के सेंटर पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बोलो, 2 पाई आई अपॉन आर। आर माने कॉइल की रेडियस, तो इस कॉइल की रेडियस है R2, तो R की जगह लिख दो R2। अब हमें फ्लक्स की लिंकेज किससे देखनी होती है? सेकेंडरी कॉइल से। अब क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। तो बताओ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कौन सी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल। तो बेटे ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, बोलो भाई क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, बी एन बी ए कॉस थीटा। याद आ गया होगा। अब बताओ यहां नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? मैंने दोनों कॉइल में एक ही टर्न माना है, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में भी एक ही टर्न है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन R2। अब चाहिए कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया तो यही मानोगे, तो कॉमन एरिया छोटी कॉइल का एरिया पाई R1 स्क्वायर। अब रह गया कॉस थीटा, तो कॉस 0। ठीक है, क्योंकि कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? एक्सियल लाइन की तरफ, एरिया वेक्टर भी एक्सियल लाइन की तरफ। तो देखो ये भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है, तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। नहीं समझ आया या आ गया? कॉइल ये है, ये होता है एक्सियल लाइन की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन की तरफ। तो दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। चाहो तो 2 पाई से आप 4 पाई को 2 बार काट सकते हो, है ना? तो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा फ्लक्स का? फाई इक्वल्स टू, बोलो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2R2 पाई R1 स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2R2 पाई R1 स्क्वायर और I। ये फ्लक्स एसोसिएटेड निकल आया। अब बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में? फाई बराबर होता है एम आई। याद आ गया होगा, एम का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दो, तो एम आई बराबर म्यू नॉट अपॉन 2R2, और बताओ पाई R1 स्क्वायर आई। आई से आई कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन चुका है, बोलो क्या बन चुका है? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर
अपॉन 2R2। ये हो गया बच्चों दो कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। हाँ भाई, क्लियर हो गया है? कोई डाउट है क्या? आसान है, बिल्कुल एक ही जैसा करना होता है। प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लिखो, सेकेंडरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स देख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है NBA cos थीटा। अब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, n की जगह 1 लिख दो। B माने मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। एरिया कॉमन लिखना होता है, कॉमन एरिया माने छोटा वाला एरिया। थीटा जनरली 0 हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में, सोलेनॉइड में हमेशा एक्सियल लाइन की तरफ होते हैं और एरिया वेक्टर भी एक्सियल लाइन की तरफ ही होता है, इसलिए बेटे थीटा 0 हो जाता है। क्लियर है? ओके। अब बेटे एक चीज और समझो जरा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना, ध्यान से देखना। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। पहले तो सवाल एक दिमाग में ये आ रहा होगा, ये पढ़ा सर क्या रहे हैं भाई? हैं कोई बच्चा ये कहे सर सेल्फ इंडक्टेंस इतना आपने पढ़ाया, तो थोड़ा सा ये बताइए ये फिजिक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, है ना? तो देखो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, काफी क्लियर होगा। अच्छा ये बताओ, मास तुमने पढ़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस छोड़ो, मास तो जानते हो। मास को इनर्शिया भी कहते थे, ध्यान आ रहा है? न्यूटन्स लॉ चैप्टर याद आ रहा है? इनर्शिया क्यों कहते थे बताओ? क्योंकि जिस चीज का मास जितना ज्यादा होता है उस चीज को अगर रुकी हुई है तो चलाना उतना ही मुश्किल होता है। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है ना? तो अगर वो रुकी हुई है तो उसे चलाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे बड़ा मास है, ये काफी बड़ा मास है, ये रुका हुआ है ना? अभी इस समय रेस्ट में है, तो इसको चलाने के लिए, मोशन में लाने के लिए हमें काफी बड़ा फोर्स चाहिए। और अगर छोटा मास है तो बेटे अगर वो रेस्ट में है और उसको भी मोशन में लाना चाहते हो तो तुम्हें फोर्स छोटा चाहिए, ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए। उल्टा भी समझ सकते हो, अगर कोई चीज चल रही है, बड़े मास की चीज है, वो चल रही है और उसे तुम रोकना चाहते हो तो अभी तुम्हें ज्यादा फोर्स चाहिए। और छोटे मास की चीज अगर चल रही है उसे भी तुम रोकना चाहते हो तो तुम्हें कम फोर्स चाहिए। यानी जितना मास ज्यादा होगा चीज में इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इनर्शिया क्या होता है ये बताइए। बेटे मोशन में चेंज का विरोध, ये इनर्शिया है। अगर कोई चीज चल रही है ना तो वो ये चाहती है मैं चलती ही रहूं, मेरा कोई विरोध ना करे। अगर रुकी हुई है तो वो चाहती है मैं रुकी ही रहूं, मेरा कोई विरोध ना करे, है ना? तो इसे ही कहते हैं इनर्शिया। यानी अगर आप मोशन में चेंज करेंगे, चलती हुई चीज को रोकेंगे या रुकी हुई चीज को चलाएंगे, तो मास उसमें अड़चन है, मास इसको नहीं होने देना चाहता है। मास जो है वो मोशन में चेंज का विरोध करता है। समझ में आ गया? मास क्या करता है? मास ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मोशन, अपोजेस द चेंज इन मोशन। या मास की जगह आप इनर्शिया वर्ड भी लिख सकते हो। इनर्शिया ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मोशन। ठीक इसी तरह से अब मास को मैंने समझा दिया, इनर्शिया को समझा दिया। ये मान लीजिए कोई कॉइल है, मास को भूल जाओ, आप कॉइल की बात कर रहे हैं, और आप इसमें क्या करें भाई, एक बैटरी लगी हुई है ना, इस तरह से। अब आप इसमें करंट चला रहे हैं, करंट चलाइए, यहां तक कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आप करंट में चेंज करेंगे, करंट में चेंज करेंगे, जैसे यहां मोशन में चेंज किया, तो एक चीज है जो करंट में चेंज होने का या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का विरोध करेगी। वो चाहेगी कि जितनी करंट चल रही है उतनी चलती रहे, ना तो बढ़ाओ और ना घटाओ।
अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो उसका भी विरोध करेगी कॉइल, और घटाएंगे तो उसका भी विरोध करेगी। तो वो क्वालिटी, वो गुण जिसकी वजह से कोई कॉइल करंट में चेंज का या अपने अंदर से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का विरोध करती है, उस वर्च्यू को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का एक वो वर्च्यू है, वो गुण है, जिसकी वजह से कॉइल क्या करती है बताओ, करंट में होने वाले चेंज का या मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का विरोध करती है। तो एक तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, इनका जो इनर्शिया है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस प्लेस द सेम रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एज मास प्लेज इन मैकेनिकल सर्किट्स या मैकेनिकल थिंग्स। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो सर्किट्स में होने वाले करंट के चेंजेस का अपोज करती है, होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस का अपोज करती है। इसी वर्च्यू को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, इस मेजरमेंट को। तो जो बेटे आपके मैकेनिक्स में जो रोल मास प्ले करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वही इनर्शिया वाला रोल सेल्फ इंडक्टेंस प्ले करता है। अब ये बताओ तुम्हें कुछ समझ में आ गया है या नहीं आया है? बताओ क्या बात बताई, बोलो। जैसे किसी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसके मोशन में चेंज करना मुश्किल होगा, है ना। इसी तरह से किसी चीज का, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें से बहने वाली करंट में चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा, कॉइल उसका अपोज करेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। थैंक यू प्यारे बच्चों। इस वीडियो में दो छोटे छोटे से आर्टिकल डिस्कस किए हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। ओके बच्चों।